जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो होने वाला है रीट 2025 को लेकर। देखिए, हम कैसे तैयारी करें इसकी और पूरा न्यूज जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे और बेस्ट बुक कौन सी है और 150 में से 130 नंबर कैसे हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आज का ये अपना महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और उन विद्यार्थियों के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है जो विद्यार्थी वाकई में अभी बहुत ही एक अंदर से उनके डर है कि मेरी पात्रता क्लियर होगी या नहीं होगी, मैं संस्कृत को कैसे पढ़ूं, हिंदी को कैसे पढ़ूं, साई को, और मैं एसएसटी, मैथ, साइंस, इन सभी वेक्टर से स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं कैसे तैयारी करूं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेस्ट रणनीति के साथ में यहां पर जो है वो जानकारी देने वाला हूं। देखिएगा, बिल्कुल निश्चिंत तौर पर आप है ना दिल थाम के बैठेगा और जो भी रणनीति बताता हूं वो आपके अनुसार आप उसको फॉलो कीजिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं रहेगा और मैं जो बता रहा हूं वो उन विद्यार्थियों के लिए जो औसत विद्यार्थी करते आए हैं। अब आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अपने इस चैनल को जो है वो आपको सब्सक्राइब करना है। आपको सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस चैनल के ऊपर जो है वो इस प्रकार के वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि एक्चुअली में हम जिस विषय के बारे में, हम जिस सब्जेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा डरते हैं वह सब्जेक्ट हमारी है मनोविज्ञान, जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस विषय में बहुत शानदार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर ये समझ नहीं आ रही है। जो पहली बार विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको तो ये पता ही नहीं एक्चुअली में मनोविज्ञान होती क्या है और मनोविज्ञान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी रीट पात्रता परीक्षा में जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके मनोविज्ञान से। फिर देखते हैं अपन, इसमें आते हैं आपके किसके, हिंदी के, फिर आपके आते हैं इसके संस्कृत के हैं और फिर प्यारे विद्यार्थियों आते हैं इसके अंदर एसएसटी, यानी मैं रीट लेवल 2 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रीट लेवल 2 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। रीट लेवल 2 में बात कर रहा हूं, रीट लेवल फर्स्ट की हम चर्चा करेंगे तो मनोविज्ञान सेम रहेंगी, हिंदी सेम है, संस्कृत सेम है। 60 नंबर में दो भाग में अलग से बता दूंगा, एक तो मैं आपको गणित वाला विषय बताने वाला हूं और एक आपका मैं जो है वो पर्यावरण वाला विषय बताने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है ये दोनों ही रीट परीक्षा देने जा रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, उनके लिए काफी रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर मनोविज्ञान को एक्चुअली में हम कैसे पढ़ें और मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई अगर आप रणनीति पूरी अपनाते हो तो आपको मनोविज्ञान के अंदर कम से कम 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे? देखिएगा, पहले तो आपको ये तय करना है कि मनोविज्ञान में एक्चुअल में यूनिट कितनी है। तो यूनिट 5 है, लेकिन यहां पर एक नई जोड़ दी गई, 6 यूनिट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास एवं अवस्थाएं और सिद्धांत। पहले आपको ध्यान में रखना है कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको दो अवस्थाएं यहां पर विशेष तौर पर तैयार करनी है। एक तो है बाल्यावस्था, रट्टा लगा लेना बाल्यावस्था को याद रखना, और एक आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था और बाल्यावस्था ये दो अवस्थाएं ऐसी हैं जिससे आपको 110% प्रश्न देखने को हर पारी में मिलता आया है अभी तक और मिलेगा आपको। तो दो आप इस अवस्थाओं को कंप्लीट कर ले। फिर इनकी जो छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं, जैसे बच्चा जो गर्भ में होता है और उसको क्या बोला जाता है, गर्भ के बाहर आता है, उसके बाद वो जो है चूसना प्रारंभ करता है, रोता है तो क्या बोलते हैं, है ना। उसके पैर को हम दबाते हैं तो पैर की अंगुली को पास करता है तो उसको क्या, जैसे बेबिन्स हैं, जैसे मोरो हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास से संबंधित कि एक बच्चा है तो उसकी कितनी हड्डियां होती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो कितनी हड्डियां जो उसके अंदर हो जाती है, और एक वयस्क के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। फिर बच्चा पहला शब्द कब बोलता है, दूसरा शब्द कब बोलता है। ऐसी अवस्थाएं जो है वो बाल विकास, यानी बालक एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे के बारे में आप अनुभव ले रहे हो, वो सारी बातें इसमें। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ लेना, ये आपके लिए एफिशिएंट होने वाला है। सर व्यक्तित्व और बुद्धि सिद्धांत, देखो व्यक्तित्व और बुद्धि सिद्धांत, व्यक्तित्व के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंसान जो है एक्चुअल में एक बालक होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसके अंदर बुद्धि कैसी है। इसके लिए आपको पता है कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं और कुछ व्यक्तित्व के प्रकार हैं। समायोजित बालक है, जैसे देखेंगे अपन समायोजन के अंदर, वैसे ही व्यक्तित्व का प्रकार होते हैं। इस व्यक्ति में किस किस प्रकार के आपको व्यक्ति देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के बालक होते हैं, उन बालक के व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत हैं और बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, इनको पढ़ लेना। बुद्धि में कुछ प्रशिक्षण होते हैं, जैसे प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी जो सिद्धांत होते हैं, विद्या होती, उसको पढ़ लेना।
सर सृजनात्मकता बालक और समायोजन क्या है? देखो इससे बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक लड़की जिसका कद छोटा है, अब वो अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए हील्स पहनना शुरू कर देती हैं, तो वो क्या है, समायोजन कर रही है या फिर सृजनात्मकता कर रही है? यानी याद रखना इसमें समायोजन करने की कोशिश कर रही है। जैसे घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता। जैसे दुश्चिंता है, समन है, दमन है, तदात्मन है, आत्मकरण है, ऐसे बहुत सारे जो शब्द है समायोजन के, उनको रट्टे लगा लेना, उन्हीं में से प्रश्न आता है। बाकी ऐसा भी प्रश्न आता है कि एक बालक जो है वो विद्यालय से पलायन कर जाता है, ऐसे आप टीचर होने के नाते उस विद्यार्थी को साथ क्या बिहेव करेंगे? अध्यापक से शिकायत करेंगे, प्रधान अध्यापक से, घर पर शिकायत करेंगे, दुकान पे लगाएंगे? इस प्रकार के कुछ अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। सृजनात्मकता को विशेष प्रकार से आपको तैयार करना है। अधिगम, अधिगम के सिद्धांत और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी बहुत ध्यान रखना मायने रखती। किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक व्यक्ति के अंदरूनी जो एक प्रेरणा जागृत नहीं होती, तब तक वो काम नहीं कर सकता है। जैसे आपको रीट पात्रता परीक्षा पास करनी है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा ये आपके मन में एक द्वंद आ रहा है, यही ध्यान रखना। एक अभिप्रेरणा, स्वयं प्रेरणा कहलाती है अभिप्रेरणा, स्वयं की इच्छा से कार्य करना। इसमें भी बहुत सारी बार प्रश्न बनते हैं, और अधिगम के सिद्धांत आपने पढ़े ही होंगे। ये कबूतर, कौवा, ये आपका चैंपियंजी, और ये सामाजिक, अल्पलबाडूरा, वाइगोस्की, स्किनर, इन सब के आपको सिद्धांत जो है वो याद में रखने पड़ेंगे। अधिगम काफी इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति है जो शराब पीता है, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्या ये अधिगम हुआ? ना, ये अधिगम नहीं है, ध्यान रखना। तो अधिगम के कैसे होता है, कुछ प्रकार भी पूछे जाएंगे, और अधिगम के सिद्धांत है। यहां से एनसीएफ 2005 आता है। एनसीएफ 2005 से लगभग एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आरटीआई 2009 में, आरटीआई क्या है कि शिक्षकों का क्या मापदंड होना चाहिए, आपके अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक टीचर जो है उसको कितने घंटे काम करना चाहिए, तो 45 घंटे उसकी काम का आता है। यहां पर एक कक्षा का जो अनुपात है वो 40:1, यानी एक टीचर 40 बच्चों को संभाल सकता है, ऐसा अनुपात है। फिर विद्यालय के कुछ मापदंड है, टीचर्स के कुछ कर्तव्य है, वो आरटीआई के अंदर है। एनसीईपी 2020 नई शिक्षा नीति जोड़ी है, और ये तो 110% 3 से 4 प्रश्न यहां से एनसीएफ से पूछे जाएंगे जो वर्तमान में लागू की गई। और ये नया भी जुड़ा है, नया भी जुड़ा है, तो आपको पढ़ना है। अब सर हम साइको के लिए कहां से तैयारी करें, तो मैं आपको कुछ बुक बताने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हम साइको में कुछ में आपके लिए बुक लेकर आया हूं, जिसमें हम बुक की बात करते हैं। तो पहली जो बुक है जिसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये अवनी पब्लिकेशन की एक बुक दिख रही होगी। इस अवनी पब्लिकेशन बुक को अगर आप पढ़ना चाहें तो डीप ज्यादा है, लेकिन फिर भी अंतिम समय में अगर आप इन 5 यूनिट में से अगर एक बार भी सरसरी निगाहें देख लेते हैं और पढ़ लेते अच्छी प्रकार से, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं सर हम तो ये नहीं पढ़ेंगे, हमें तो एक बहुत ही ऑथेंटिक गाइड चाहिए, तो अवनी की जैसे ही एक बुक आती है जिसका नाम है जेडी सर, और ये जेडी सर की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब रही है साइको में। और इसके अंदर आप खाली एमसीक्यूज प्रश्न कर लेना, 150 प्रश्न दे रखे हैं एमसीक्यूज, आपका काम हो जाएगा। सर हम तो सिर्फ ओनली थ्योरी नहीं, हमें तो एमसीक्यूज पढ़ने हैं, तो ये आरबीटी की आती है जिसमें 5555 प्रश्न दे रखे, आप ये सोल्व कर सकते हैं। और सर हम तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो आप किसी भी जो चैनल है उस चैनल पर जाना, ऐप में जाना, और वहां से आप किसी भी चैनल की ऐप को ज्वाइन कर सकते हो एज ए टेस्ट सीरीज में। टेस्ट देके देखना कितने नंबर आते हैं, पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं हिंदी के अंदर। देखिए हिंदी के अंदर जब भी बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण के 15 प्रश्न होते हैं, और शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न होते हैं। हिंदी व्याकरण में संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, पर्यायवाची शब्द समूह, शब्द समूह, लोकोक्तियां, कहावतें और ईटीसी जो अन्य बचे हुए वो सारे इसके अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अंदर व्याकरण से 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको पता है भाषा दक्षता हुई, मूल्यांकन है, आपकी शिक्षण विधियों का, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण के चर कौन से होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। मूल्यांकन के बाद अब देखें इनकी कुछ विधियां जो है, जैसे साक्षात्कार विधि है, आपकी मॉन्टेसरी विधि है, कुछ इतनी बड़ी इंपोर्टेंट विधियां हैं जिनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक कौन है, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आपको थोड़ा सा शिक्षण विधियों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। देखो शिक्षण विद्या अगर आपने हिंदी की पढ़ ली ना, तो शिक्षण विद्या आपकी संस्कृत की कंप्लीट हो जाएगी, और एसएस की कंप्लीट हो जाएगी, पर्यावरण की कंप्लीट हो जाएगी, ये और आपके साइको की कंप्लीट। यानी शिक्षण विद्या मेन रूप से रोल अदा करती, वो 60 अंक का रोल अदा करती, ध्यान में रखना है। व्याकरण के अंदर वही है, संधि, समास, कारक, इनसे तो प्रश्न 100% आते हैं।
और शब्द समूह होते हैं, जैसे आदि और आदि का अर्थ क्या होता है ऐसे पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे, लोकोक्तियां मिलेगी, कहावतें मिलेगी। तो हिंदी को पढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, सर हम तो कोई बुक बताएं आप, तो हिंदी को पढ़ने के लिए मेरे पास एक किताब है, और ये किताब है सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा, मानस पब्लिकेशन से आती है। एज आप हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हो, बहुत बेस्ट बुक है, और मैं स्वयं इसी से तैयारी कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दे रखे हैं और काफी इंपोर्टेंट है। रीड के लिए तो रामबाण है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। ये वैसे 2020 तक की जो परीक्षाएं हुई उसमें आए हुए प्रश्न है, मेरे पास लगभग ये साल भर हो गया मैं लाकर रख रखी है, तो काफी अच्छी किताब थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में 30 प्रश्न होंगे और 30 में से 15 व्याकरण के होंगे और शिक्षण विधियों के कितने 15। अगर आप शिक्षण संस्कृत और हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, तो काफी शानदार यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। देखो यहां पर हम व्याकरण की बात करें, सेम है, संधि के अंदर सेम है, कुछ संधियां इसके अंदर एक्स्ट्रा है, जिसमें व्यंजन संधि आप थोड़ी सी देख लेना और विसर्ग संधि थोड़ी देख लेना, क्योंकि चत्व संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, कुछ 2 या 3 संधियां ऐसी जो संस्कृत में अलग है, बाकी सेम है। समास हिंदी और संस्कृत में सेम होते हैं, प्रत्यय सेम है, उपसर्ग सेम है, पर्यायवाची सेम है, शब्द समूह सेम है, लोकोक्तियां, कहावतें सब सेम, लिंग वचन सब सेम है। और इसमें देखो सबसे विशेष आता है धातु और लट लकार। धातु पूछा जाता है, लट लकार पूछा जाता है, और इसके अंदर विभक्तियां पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, याद रखना, विभक्तियां। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। विभक्तियां याद कर लेना, ध्यान रखना। इसमें राम शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसकी विभक्तियां पूछी जाती हैं। लट लकार हुए, और जैसे 5 प्रकार के लकार बताएंगे, वो लकार आप पढ़ लेना। समय ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक घड़ी दी जाएगी और इसमें समय दिया जाएगा क्या बज रहा है। संस्कृत की गिनती है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या कहते हैं, संस्कृत की गिनती को क्या कहा जाता है, वो भी आपको विशेष इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं, और प्रत्यय, ये संस्कृत के थोड़े से जो है भाग पड़ते हैं। और संस्कृत बहुत आसान लैंग्वेज है प्यारे विद्यार्थियों। इस संस्कृत के ऊपर ओनली और ओनली मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूं वो ओनली संस्कृत के ऊपर बनाने वाला हूं। फिर बात करते हैं एसएस, जिसमें एसएसटी का जो रीड लेवल सेकंड में दे रहे हैं, उसके लिए इसको आप साइंस भी रख सकते हो, उसमें आप मैथ्स भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सर इसमें विश्व भूगोल आता है, जिसमें वायुमंडलीय संरचनाएं हुई, ज्वार भाटा है, भूकंप है, जिसके अंदर आपकी ये जो अपनी वायुमंडल के अंदर जो 5 परतें बताई गई, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल है ना, इन मंडलों को पढ़ लेना। फिर आपको इसके अंदर और क्या पढ़ना है, अक्षांश, देशांतर, ये पढ़ लेना। और इसके अंदर पूछा जाए तो कोपेन का वर्गीकरण, कुछ ये भाग भी पढ़ लेना। फिर सर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ कटिबंध है वो कटिबंध पढ़ लेना। अपसौर उपसौर क्या है ये पढ़ लेना। परिक्रमण परिभ्रमण पढ़ लेना। और फिर कुछ विश्व की कुछ पौने हैं, ठंडी पौने, गर्म पौने, वो पढ़ लेना। कौन सी खाड़ी किस खाड़ी को जोड़ती, जैसे लाल सागर, मृत सागर किसे जोड़ते हैं, ये आप पढ़ लेना। भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में खनिज, उद्योग, परिवहन, परियोजनाएं और कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो पड़ोसी देशों से हैं या भौतिक प्रदेश है, ये पढ़ लेना। इतिहास भारत का बहुत कंप्लीट रहा है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है और इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर हैं वो पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत काल पढ़ना है। और फिर इसके अंदर जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ आंदोलन वगैरह देख लेना, काम हो जाएगा। पूरा राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर शिक्षण विद्या 15 नंबर की आती है, ये पढ़नी पड़ेगी। सर गणित के अंदर हमें 30 नंबर पूछे जाते हैं। अगर आप गणित रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो गणित के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी होगी, क्योंकि 1 महीने 25 दिन में कोई गणित की जो है हम झंडे नहीं गाड़ सकते हैं। तो गणित के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करो और जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो। पर्यावरण के लिए इसमें आधे से ज्यादा 20 प्रश्न तो जीके के आएंगे, ध्यान में रखना। खाली 10 प्रश्न आपके पर्यावरण के आएंगे, ज्यादा लोड मत लेना। अगर 20 प्रश्न आपकी जीके के भी कंप्लीट हो जाते ना तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि भाषा और साहित्य इसके अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया था, याद रखना है। तो ये ऑल अपने एक पैटर्न के आधारित मैंने आपको बताया है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। सर अब हम क्या करें, तो देखो इसके भी आप टेस्ट सीरीज निकालो, हिंदी की भी टेस्ट सीरीज ले, संस्कृत की भी टेस्ट सीरीज ले और विषय की भी टेस्ट सीरीज ले। हर सब्जेक्ट को एक पूरे सिलेबस का एक 10-10 आप टेस्ट सीरीज निकाल सकते हैं। सर हम टेस्ट सीरीज कौन सी लाए, देखिए मैंने वैसे अभी तक मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने सिकवाल की ये मेरे पास 34 टेस्ट सीरीज है और 9 पेपर इसके अंदर है, 34 चल रही है। लगभग मैंने
चौथी ये जो क्लियर करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे भी प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इनको पढ़ने में, साइको में, और हिंदी तो ऐसे मेरी सब्जेक्ट है। संस्कृत को वैसे अपने को बताया छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी संस्कृत में मेरे नॉर्मल अभी टेस्ट देता हूं मैं तो 20 नंबर आराम से आ जाते हैं। और एसएस के अंदर नॉर्मली 30-35 प्रश्न जो है वो इजीली अपन ले पाते हैं। तो जितना हो सके उतना आप टेस्ट दें। इस प्रकार की बहुत सारी किसी भी पब्लिकेशन की ले, सर आप सिक्वाल की बताओ, किसी की भी टेस्ट सीरीज लेना, टेस्ट सीरीज ऐसे हमारे माइंड रिफ्रेश करने के लिए होती है कि हमें कितना याद है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति रही है। तो सर हमें, तो आप ये बताएं कि इंडिया हम कहां से पढ़े। तो इंडिया के लिए आप दिशा 2020 आती है, जिसमें भूगोल जो है वो विश्व और भारत का भूगोल है, और हिस्ट्री जो है वो आप ये आप नाथ पब्लिकेशन की क्या बोले आर्य कंपटीशन की जो है वो ला सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ये जो है 2020 आती इतिहास वाली भी, वो भी पढ़ सकते हैं। सर हम तो संस्कृत में जो है टेस्ट देना चाहते हैं, वो कहां से दें। तो ये टेस्ट सीरीज है साफल्यम की, आप इसे भी टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपको आई होप बहुत ही मोटिवेशन और एक रणनीति दिया होगा कि भाई साहब हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तो ये एक स्टेज भी होने वाली है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि सर हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, अगर आप मनोविज्ञान के अंदर 20 नंबर भी कर लेते हो, मनोविज्ञान है और इस मनोविज्ञान में 20 नंबर ले आते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं सर हिंदी में मैं तो जो है वो 22 नंबर ला सकता हूं, ठीक है। सर मैं संस्कृत के अंदर तो मेरे 15 नंबर ही आएंगे, मेरी संस्कृत बहुत कमजोर है, ठीक है। सर मैं जो है ना वो गणित के अंदर है ना, मेरी गणित जो है लगभग बढ़िया है, तो मैं 20 नंबर गणित में ले आऊंगी। मेरे सर पर्यावरण है, पर्यावरण में मैं कोशिश करके जो है 22 नंबर ला सकती हूँ, या फिर 20 नंबर ही कर लेते हैं अपन। अगर इनको काउंट करते हैं तो कितना आता है, 2 7 हो गए, फिर 4 5 6 7 8 9, आपके कितने नंबर हो गए, 97। कोई नहीं रोक सकता आपको पात्रता में पास होने से। सर मैं रीट लेवल 2 से हूं, मुझे बताएं आप इन दोनों को छोड़ दे, यहां पर आप जोड़ दे एसएसटी, यहां पर जोड़ दे आप गणित, यहां पर जोड़ दे आप विज्ञान, ठीक है। अब करना क्या है, सेम पैटर्न है। आपको मनोविज्ञान में 20 लाने, हिंदी में 22 है, संस्कृत में 15 है, और आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर आप 30 प्रश्न कर लीजिएगा। तो कितने होते हैं, 20 22 15 प्लस 30 कितने हो जाते हैं, 7, और इधर होते हैं 7 के बाद 4 5 और 3 8, यानी 87 अंक आपके बन गए भाई साहब, यानी आपकी भी पात्रता क्लियर है। अरे पात्रता क्लियर करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम होता है, लेकिन एक प्लानिंग के साथ हम करेंगे तो हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी, आई होप आपके समझ आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और एक अपना नया चैनल है ललित आचार्य के नाम से, उस ललित आचार्य के नाम से नया चैनल बनाया मैंने, उसको भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।